एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, हमारे देश के जियोपॉलिटिकल रिलेशंस कैसे बढ़ रहे हैं, सो दैट हमें पता चले कि हमारे देश का इकोनॉमिक फ्यूचर क्या है, स्टॉक मार्केट्स का हमें ब्रॉड व्यू मिले। और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, G20। तो आज आपको गोयला बताएगा G20 के बारे में हर कुछ, इंडिया पे इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या थीम है, क्या डिस्कशन है, क्या स्ट्रक्चर है G20 का, हर एक चीज, सो दैट इन आवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमें कन्विक्शन मिले। I welcome you to India for the G20 Foreign Ministers meeting. G20 समिट 9th और 10 सितंबर को होगा एंड इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। इंडिया में होस्ट हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। एंड एज अ दिल्ली आई एम टेलिंग यू, दिल्ली को सर सुंदर कर दिया है। हर जगह लाइट्स लग गई हैं, बिलबोर्ड्स लग गई हैं। स्पेसिफिकली जो सेंट्रल एरियाज ऑफ दिल्ली हैं उनको बहुत सुंदर कर दिया है, क्लीन अप कर दिया है, प्लांट्स को क्लीन अप किया जा रहा है, सड़कों को क्लीन अप किया जा रहा है। इट इज ब्यूटीफुल। अब आगे बढ़ने के पहले ये जानते हैं कि जो G20 है ना, इसका ओरिजिन कैसा है, हाउ हैज इट कम टू फॉर्म। G20 एक प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब G20 फॉर्म हुआ है सिर्फ 1999 में, तो काफी रिसेंट है। अभी फॉर्म क्यों हुआ है, इसका भी रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एशियन क्राइसिस हुई 97 to 98, फिर रशियन क्राइसिस हुई 98। उस समय फिर लोगों ने रियलाइज किया और कंट्रीज ने रियलाइज किया कि यार दुनिया की मेजर इकोनॉमीज को एक साथ आना बहुत जरूरी है। G7 तो देखो था ही, बट वो सिर्फ रिजर्व था, एक्सक्लूसिव क्लब था। G20 में बाकी सारी मेजर इकोनॉमीज एक साथ आती हैं एंड दे एड्रेस दुनिया के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दुनिया के कंसर्न्स, उनको डिस्कस करते हैं और उनके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। और जब G20 शुरू हुआ था ना, तो स्कोप क्या था कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स आते थे, सेंट्रल बैंक्स गवर्नर्स आते थे और सिर्फ फाइनेंशियल बातें होती। अब विद टाइम G20 का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया, जहां पे ये सिर्फ फाइनेंस की प्रॉब्लम्स की नहीं, वर्ल्ड के दूसरे प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करता है। चिंता मत करो, गोयला आपको सब समझा देगा, आप बस वीडियो देखते जाओ। अब G20 के जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या है, सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल रेगुलेशन। उसके बाद ये बहुत चीजों में भी बात करते हैं, जैसे कि पॉवर्टी रिडक्शन, इंटरनेशनल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट। तो इन सब स्पेक्ट्रम्स में बात होती है। और इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, G20 की जो सारी कंट्रीज है ना, वो वर्ल्ड वाइड GDP का 85% है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल ट्रेड का 75% है और वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन का 2/3 है। तो जस्ट इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट दिस G20 समिट इज। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसमें आएंगी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। 19 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन। तो पूरा मिला के क्या हो गया, G20। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ना ही G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट है। G20 में क्या होता है, रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है। तो जैसे आप देखोगे 2022 में इंडोनेशिया हैड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। इस साल वो आया है इंडिया के पास और इंडिया इसको हैंड ओवर करेगा ब्राजील के पास। अब जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है तो G20 का समिट इंडिया होस्ट करेगा और जो एजेंडा होगा वो भी इंडिया सेट करेगा। और इस बार इंडिया ने जो G20 का लोगो बनाया ना, वो ये है। अब इस लोगो को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें 4 मेजर कलर्स यूज हुए हैं, सैफरन, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू। और इन सारे वाइब्रेंट कलर्स का जो इंस्पिरेशन है ना, वो इंडिया के फ्लैग से लेके गया है। और पूरे G20 की जो थीम है इस बार, वो है वासुदेवा कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वासुदेवा कुटुंबकम संस्कृत वर्ड है। और आप देखोगे एक अर्थ है जो दिखा रहा है कि वी आर टुगेदर, और लोटस है। लोटस क्या दिखा रहा है, दैट वी आर गोइंग टू ब्लूम फ्रॉम ऑल द डिफिकल्टीज। लोटस क्या दिखा रहा है, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। और लोगों के नीचे लिखा है भारत, जो देवनागरी स्क्रिप्ट से लिया गया है। द वे G20 समिट कैरीड आउट होता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। 2 ट्रैक्स होंगे। सबसे पहले होता है फाइनेंस ट्रैक, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के फाइनेंस ट्रैक में क्या होगा। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। अब शेरपा का मतलब ये होता है, शेरपास होते हैं जब आप सपोज माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो या कोई बड़ी हिल क्लाइंब कर रहे हो, तो ट्रेडिशनली शेरपास वो लोग होते हैं जो आपका सामान ला देंगे अपने ऊपर, आपको हेल्प करेंगे एंड दे विल हेल्प यू टू रीच दैट पीक। वो आपके गाइड रहेंगे, वो आपकी असिस्टेंस के लिए पूरे टाइम रहेंगे। तो शेरपा ट्रैक G20 में क्या होता है, जब बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, वो नहीं आ पाते हैं, उनको अटेंड नहीं कर पाते हैं, या अगर कर भी रहे हैं तो दे नीड अ रिप्रेजेंटेटिव। वो होते हैं शेरपास, जो बहुत हाई लेवल डेलीगेट्स होते हैं। तो फाइनेंस ट्रैक में सेंट्रल बैंक गवर्नर्स आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं। शेरपा ट्रैक में हाई लेवल डेलीगेट्स आते हैं, हु रिप्रेजेंट द कंट्रीज बिगेस्ट लीडर्स। और आपको पता है एक और इंटरेस्टिंग चीज, हमारे G20 समिट में शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, और ये खुद ही इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। वेल, इसके बारे में बताऊंगा, आप बस वीडियो देखते जाओ, मैं ट्रैक लूज नहीं करना चाहता। अब जो शेरपास होते हैं ना, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो टॉपिक्स में नेगोशिएट करेंगे, एक कंसेंसस इकट्ठा करेंगे कि मेजॉरिटी लोग पार्टिसिपेट करें, उनको इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करने में क्या क्या
चैलेंज देते हैं वो बताएंगे, एक पूरा रोड मैप सेट करेंगे, हर एक चीज वो करते हैं। और टॉपिक्स G20 में इट्स अ वाइड रेंज, जैसे इकोनॉमिक फाइनेंशियल मैटर्स तो है ही है, फिर सिक्योरिटी इश्यूज भी होता है, फिर पॉलिटिकल इश्यूज भी होता है, सिविल सोसाइटी की बात होती है, लेबर की बात होती है, यूथ की बात होती है, थिंक टैंक्स की बात होती है, बिजनेसेस की बात होती है, और इन सब चीजों के बीच में ना एक कम्युनिकेशन होता है, एक डिस्कशन होता है कि चैलेंजेस को एड्रेस करें और उसका सोल्यूशन क्या है उसकी तरफ चलें। अब एक काम करते हैं, हम ये समझते हैं कि इंडिया ने इस साल G20 के क्या एजेंडा रखा है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ब्रॉडली पुट करेंगे ना तो बेसिकली 6 एजेंडाज आते हैं। सबसे पहला एजेंडा है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ। अब इंडिया का फोकस क्लाइमेट चेंज पे है, बट मोर स्पेसिफिकली इंडिया का फोकस है क्लाइमेट चेंज के फाइनेंस के ऊपर, कि कैसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाएगा, एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, सो दैट जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनके लिए इजी हो टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। और यहाँ पे एनवायरमेंट के लिए कॉन्शियस डिसीजन लेंगे और कॉन्शियसली एनवायरमेंट के बेनिफिट के लिए काम करेंगे। सेकंड एजेंडा है एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव रिजिलिएंट ग्रोथ। इसमें जो मेन फोकस एरियाज है ना विड बी ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जो परमानेंट बेसिस पे आगे बढ़ता है। एक तो हो गया सिक्योरिटी, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। स्ट्रक्चरल जो परमानेंट एक एक स्टेप ऊपर लेता रहता है। यहाँ पे क्या टॉपिक्स होंगे कि स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं उनको वर्ल्ड स्टेज में कैसे हेल्प किया जाए, ग्लोबल लेवल पे लेबर राइट्स को प्रमोट किया जाए, जो स्किल गैप हो रहा है बिटवीन द पीपल एंड जो आजकल रिक्वायर्ड है उसको ब्रिज कैसे किया जाए, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए वैल्यू चेन्स बने, उनके प्रॉपर फूड सिस्टम्स बने, सो दैट जो भी यील्ड आ रही है उसका सबसे ज्यादा बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइजेशन हो विद ऑफ कोर्स द मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट। थर्ड एजेंडा है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब अगर आप गोला की वीडियो देख रहे हो तो आपने देखा जब मैं ईवी सेक्टर कवर करता हूं या मैंने जब सुजलॉन की बात की थी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता हूं, तो ये बहुत आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान के 2030 तक इतने ईवी के प्लान्स है, 2030 तक इतने सोलर प्लांट्स खड़े करने हैं, 2030 तक इतनी विंड एनर्जी की प्लांट्स खड़े करने हैं। ये बहुत कॉमन है बिकॉज इंडिया के बहुत ऑप्टिमिस्टिक और स्ट्रॉन्ग टारगेट्स हैं कि बाय 2030 हम बहुत रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना टैप इन करेंगे। वेल, ये जो एजेंडा है इसमें इंडिया अपने उन कमिटमेंट्स को रीकमिट कर रहा है कि 2030 तक वो होंगे ही होंगे। नाउ जस्ट इमेजिन इन सेक्टर्स में कितना स्कोप है। बाय द वे, अगर रिन्यूएबल सेक्टर्स पे एक लेटेस्ट एनालिसिस वीडियो चाहिए, रिन्यूएबल सेक्टर नीचे लिखिए, 300 कमेंट वीडियो आप। फोर्थ एजेंडा है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को टेक्नोलॉजी के साथ और मर्ज करने की कोशिश हो रही है कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी इजी फॉर ह्यूमन बींग्स, कैसे हम सब फाइनेंशियली इंक्लूसिव हो सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी कैन इंप्रूव द ह्यूमन लाइफ, कैन मेक आवर लाइफ्स मोर एफिशिएंट, हम पब्लिक सेक्टर बेटर कर पाए, एग्रीकल्चर बेटर कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर पाए विद टेक्नोलॉजी। दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एजेंडा। फिफ्थ एजेंडा है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर 21st सेंचुरी। यहाँ पे आइडिया ये है कि जो कंट्रीज है ना, जो कंट्रीज कमिट करती हैं, कंट्रीज को अकाउंटेबल ठहराएंगे एंड टू मेक श्योर कि हर कंट्री अपना ड्यू पार्ट दे रही है 21st सेंचुरी के वर्ल्ड के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। और सिक्स्थ एजेंडा है वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो आई थिंक ये एजेंडा तो देखो ऑन द फेस ऑफ इट काफी क्लियर है कि वुमेन को सोशल स्टेटस कैसे बढ़ाना है, वुमेन पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में बढ़ानी है, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ानी है, ग्रोथ में बढ़ानी है, एंड हाउ द वर्ल्ड कैन मूव टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। ये तो देखो जनरल एजेंडा हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ स्पेसिफिक चीजें जिसमें मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें भी है। सबसे पहले तो जो चीज डिस्कस करनी है ना कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको डेट दिया जा रहा है वो रिस्ट्रक्चर करना है। हाउ टू मेक श्योर कि उनको डेट एक्चुअली हेल्प कर रहा है, डेट उसको मिले जो जिसको एक्चुअली जरूरत है। एनर्जी सिक्योरिटी की बात होने वाली है, और एक और चीज क्रिप्टो करेंसी में डिस्कशन होने वाला है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट वेट कि G20 में जो भी डिसाइड हुआ है वो पब्लिक हो, बिकॉज ये क्रिप्टो करेंसी में क्या होगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ मेजर कंसर्न, बिकॉज जो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स हैं वो क्रिप्टो के फेवर में हो ही नहीं सकती, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी उनके हाथ में नहीं है, वो कंट्रोल लूज कर रहे हैं, जो मनी कंट्रोल है वो लूज कर रहे हैं। सो एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज जो इस G20 में हो रही है और अभी तक मेजॉरिटी आई नहीं पाई है, और आई डाउट कि शायद आए, वो है यूक्रेन वॉर। अब यूक्रेन वॉर में तो देखो रशिया और चाइना है, दे आर क्लियरली सेइंग कि देखो मॉस्को की गलती नहीं है, रशिया की गलती नहीं है, बट ऑफ कोर्स वेस्टर्न कंट्रीज उससे एग्री नहीं कर रही है। सो लेट्स सी इस बार क्या वही स्टैंड रहेगा या कुछ मेजॉरिटी आ सकती है। और जो एक चीज हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना दोस्त, वो है एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, जो जुलाई 2023 था, इट वाज द हॉटेस्ट मंथ इन ह्यूमन हिस्ट्री। साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का टाइम खत्म। सर ग्लोबल वार्मिंग अब नहीं है, अब ग्लोबल बॉइलिंग का टाइम आ गया। इट इज हाई टाइम कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल डिसीजंस ले, और जो ले रही है, और ये चीज बढ़ती ही जाएगी। इंडिया तो बहुत ज्यादा ही कमिटेड है इसमें, एंड हाँ गोल्स ऑप्टिमिस्टिक है भारत सरकार के, बट दे आर एक्चुअली पुशिंग इट थ्रू। एंड अगेन फॉर अस इन्वेस्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी
एनर्जी एंड दी सेक्टर्स जो G20 के समिट के बाद बेनिफिट करेंगे इंडिया पे, उस पे गोला वीडियो बनाएगा। अगेन आप नीचे कमेंट कर देना रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर वीडियो, मैं वो पूरी एनालिसिस करूंगा। दिस कैन बी अ मेजर अपॉर्चुनिटी फॉर अस। और एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो रही है कि शी जिनपिंग ही हैज डिसाइडेड नॉट टू कम टू इंडिया एंड ऑफ कोर्स इसमें बहुत डिबेट हो रहा है, बहुत चीजें चल रही हैं। चाइना के डिप्लोमेट जो बीजिंग से इंडिया में हैं, उन्होंने ब्लूमबर्ग को ये बताया कि शी जिनपिंग डज नॉट वांट टू कम टू इंडिया, क्योंकि अगर वो इंडिया आएंगे, हमारे G20 समिट अटेंड करेंगे, तो वो इंडिया को और इंपॉर्टेंस देते हैं और हम उनके जियोपॉलिटिकल राइवल हैं। CNN न्यूज 18 ये बोल रहा है कि ये चाइना की एक कोशिश है टू डाउनग्रेड इंडिया ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म, और रिपोर्टर्स ये बोल रहे हैं कि शायद ये चाइना के लिए और खराब हो सकता है। अगर चाइना नहीं आएगा तो जो चाइना के फ्रेंडली रिलेशंस है विद सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, चाइना अपने उनसे रिलेशंस खराब कर रहा है, और हो सकता है ये जापान और साउथ कोरिया जैसे पावरफुल कंट्री से भी अपने रिलेशन थोड़े से खराब कर ले। बट जो मेजरली हर जगह रीजन आ रहा है कि दिस इज द रीजन शी जिनपिंग इंडिया नहीं आ रहे हैं फॉर द G20 समिट। व्हाई? बिकॉज शी जिनपिंग रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं। रिस्पांसिबिलिटी किस चीज की? इंडिया और चाइना में बॉर्डर में टेंशन चल रही है। नया मैप इशू किया है जहां पे वो दिखा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश उनका है। दे आर स्टेपिंग इनटू इंडियन बाउंड्रीज, अपने आप को और फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं, व्हिच ऑफ कोर्स एवरीवन इज सेइंग कि शी जिनपिंग इसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो जस्ट टू अवॉइड दिस वो आए नहीं दे। और बहुत लोग मैं देखा आसपास ना G20 को लाइटली ले रहे हैं, बट अंडरस्टैंड दिस, कितनी बड़ी चीज है। हिंदुस्तान, इंडिया कभी भी इतना जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं हुआ है। मतलब आई फील G20 समिट का इंडिया में होना इतनी बड़ी चीज है कि बहुत चांसेस हैं कि करंट गवर्नमेंट को वो आने वाले इलेक्शंस में जो 2024 में होंगे उसमें हेल्प करेगा ही करेगा। बट मैं आता हूँ स्टॉक मार्केट की बात पे। अंडरस्टैंड दिस, आपको होता है कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। अब होस्टिंग अ फीफा वर्ल्ड कप और होस्टिंग बिग टूर्नामेंट्स या कैसे कुछ वर्ल्ड के इवेंट्स जो होते हैं, ये प्रॉफिटेबल नहीं होते। कंट्रीज जनरली नुकसान में ही जाती है इनको होस्ट करने में, या ब्रेक इवन में बाहर निकलती है बैरली। तभी भी कंट्रीज क्यों करती हैं? बिकॉज आप दुनिया की लाइमलाइट में आते हो, टूरिज्म आपके पास आएगा, जो बिजनेसेस हैं वो ओपन होंगे टू ट्रेड विद यू, दूसरी कंट्री से ट्रेड चैनल्स खुल सकते हैं, बहुत ज्यादा स्कोप होता है ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे आप सऊदी को देखोगे, सऊदी अपनी फुटबॉल लीग को इतना पुश क्यों कर रही है? जहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ चुका है, नेमार आ चुका है, बेंजेमा आ चुका है, बिग फुटबॉल प्लेयर्स सब वहां पे खेल रहे हैं, बिकॉज वर्ल्ड स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट देम, वर्ल्ड की नजरें वहां पे आती है। और अभी पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात कर रही है। चाहे मैं मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट की बात कर लूं, UN रिपोर्ट की बात करूं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करूं, फिंच रिपोर्ट की बात करूं, सबने इंडिया पे इतना ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया है, इट इज मतलब अनकैनी। अगर आपने वो रिपोर्ट्स प्रॉपर्ली पढ़ ली ना, आप ना हो जाओगे कि अरे भाई मुझे अभी के अभी पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, इंडियन इकोनॉमी, एंड दिस इज आवर पावर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई हैव अ फर्म बिलीफ दैट हम बनेंगे द नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और इसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता है। हो सकता है टाइम लग जाए, नंबर 1 नंबर होते 60-70 साल भी लग जाए, बट वहां पहुंचने का स्कोप और पोटेंशियल एक्सट्रीमली ज्यादा है। सो G20 समिट को जरूर फॉलो करना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और सबसे ज्यादा जरूरी प्लीज स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करो, पार्टिसिपेट इन योर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। जय हिंद।